आज देख लेते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर के नियतांक व उनमें क्या संबंध होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांजिस्टर विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का बता दिया था, एक बार बेस को कॉमन किया, एक बार कलेक्टर को, एक बार एमीटर को। तो 3 प्रकार से आपका बना हुआ था वहाँ पे, तो उसके बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर के नियतांक को उनमें संबंध क्या होता है। तो पहले नियतांक जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का नियतांक क्या होता है। जो ट्रांजिस्टर का आपका नियतांक यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को माना गया है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसे संग्राहक को कॉमन करके एक बार अल्फ़ा की परिभाषा डिफिनीसन देंगे कि अल्फ़ा क्या होता है, और एक बार संग्राहक को कॉमन करके देखा जाएगा कि बीटा क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कांस्टेंट की यदि बात करते हैं तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, अल्फ़ा तथा बीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर के नियतांक हैं, ट्रांजिस्टर के नियतांक क्या क्या बता दिया हमने आपको। नियतांक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, अल्फ़ा तथा बीटा हैं। अब इनमें हम देख लेते हैं संबंध क्या होता है भाई, जो कि क्या कहलाएंगे, जो कि ट्रांजिस्टर के क्या कहलाएंगे, धारा लाभ। धारा लाभ अल्फ़ा तथा बीटा हैं। धारा लाभ कहलाते हैं। सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक ठाक है ना। ट्रांजिस्टर के नियतांक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, जो कि ट्रांजिस्टर के धारा लाभ कहलाते हैं। चलिए बराबर है। अब यहाँ पे देख लिया जाता है कि धारा लाभ अल्फ़ा किसे कहते हैं, एक बार बीटा के फिर देख लेंगे। तो देखिएगा, हमने आपको बता दिया है कि नियत संग्राहक पर क्या होता है, यानी संग्राहक को जब आप उभयनिष्ठ कर देते हैं उस दशा में अल्फ़ा क्या होता है। तो अल्फ़ा जो आप कह सकते हैं, अगर आप, चलिए परिभाषा बना लेते हैं, इनका फार्मूला फिलहाल होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, डेल्टा IC अपान डेल्टा IE। किसको कॉमन कर देना है, तो नियत संग्राहक को पढ़ना है। अगर कहा जाए कि नियत संग्राहक पर ये क्या है, आप इसे बोल सकते हैं, तो IE लिखा गया है, अर्थात E का मतलब एमीटर धारा और कलेक्टर धारा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका है धारा लाभ अल्फ़ा कहलाता है। ऐसा कब होगा, जब नियत संग्राहक बोला जाएगा, नियत संग्राहक पर, है ना, एमीटर धारा तथा कलेक्टर धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, धारा लाभ अल्फ़ा कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिएगा इनको। नियत लिखेगा, नियत संग्राहक पर, नियत संग्राहक आधार भी उसके साथ था, नियत संग्राहक आधार वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन, इसके पश्चात तथा क्या नाम बताया था, एमीटर। चलिए एमीटर धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ अल्फ़ा कहते हैं, धारा लाभ अल्फ़ा कहते हैं। अतः धारा लाभ अल्फ़ा इक्वल टू किसमें आपका था, तो संग्राहक धारा में। संग्राहक धारा का मतलब कलेक्टर धारा, डेल्टा IC अपान डेल्टा IE। संग्राहक आधार वोल्टेज है तो ऐसे भी लिखा मिला जा सकता है, आपका है कि संग्राहक आधार, संग्राहक को क्या बोलते हैं आप, कलेक्टर, तो CB लिखा मिल सकता है ना, एट संग्राहक CB आपका हो जाएगा। वोल्टेज पे लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, VCB,
ऐसे अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई एट वी सी भी। ठीक है, तो आगे फिर देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा धारा लाभ बीटा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। धारा लाभ बीटा ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि नियत संग्राहक आधार वोल्टेज पर, नियत संग्राहक आधार वोल्टेज पर, अब यहाँ पे आपको बीटा का नाम देना है, तो इसमें अनुपात हम लोग क्या जानेंगे, डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका धारा लाभ बीटा है, तो ये आपका हो जाएगा बी के पास आएंगे, यानी बेस धारा के पास आएंगे। तो सेम परिभाषा आपकी यही हो जाती है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अंतर रहेगा। नियत लिखेगा, नियत संग्राहक, नियत संग्राहक एमीटर, एमीटर वोल्टेज, अंतर है दोनों में। यहाँ पे संग्राहक आधार है, यहाँ पे क्या है, संग्राहक एमीटर है। एमीटर का मतलब उत्सर्जक। नियत संग्राहक एमीटर, चाहे उत्सर्जक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हैं, दोनों नाम याद होना चाहिए आपको। नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर, वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक, संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा, अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भाई, आधार धारा, आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को, के अनुपात को धारा लाभ बीटा कहते हैं। अतः बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा संग्राहक धारा है तो ठीक लिखा है, डेल्टा आई सी डेल्टा आई बी हो जाएगा। किस पे बोला गया है, तो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पे। तो एट भी, संग्राहक का मतलब क्या बोलेंगे आप, कलेक्टर, तो सी हो जाएगा, उत्सर्जक का मतलब ई हो जाएगा, तो भी सी ई है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जान लिए कि धारा लाभ बीटा क्या होता है। तो धारा लाभ बीटा में आप कह सकते हैं कि नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज में संग्राहक धारा में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा बेस धारा में परिवर्तन, चाहे कह सकते हैं आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, धारा लाभ बीटा कहलाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा में क्या अनुपात होता है। देख लेते हैं अल्फा और बीटा में आपका क्या अनुपात हो जाएगा। हेडिंग करिएगा, संबंध। धारा लाभ अल्फा तथा बीटा में संबंध। अब यहाँ पे बोलिएगा कि हम जानते हैं कि धारा लाभ अल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई, समीकरण 1 कर सकते हैं, तथा धारा लाभ बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी, समीकरण 2 कर सकते हैं। इनको भी हटा देते हैं भाई। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम इनमें संबंध निकाल लेंगे। जो बीटा लिखा हुआ है आपने, चलिए इनको हटा देते हैं भी। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीटा बराबर लिखा है डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी, तो बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी। अब देखिएगा हमने यहाँ लिखा हुआ है कि डेल्टा आई ई, क्यों लिखा हुआ है वो रीजन भी आप जान जाएंगे।
डेल्टा आई से भाग दिया है तो डेल्टा आई से क्या कर दें हम, गुणा भी कर दें तो बात बराबर हो जाएगी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आई भी यहाँ लिख दिया, पुनः आपको वही मिल जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। फायदा क्या होगा कि जो समीकरण 1 से आपने लिखा हुआ है, समीकरण 1 से डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा डेल्टा आई ई अपान डेल्टा आई बी। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। इनको कह लेते हैं समीकरण, चलिए इनको 2 कहा था तो कोई बात नहीं, इनको 3 नाम दे देते हैं, समीकरण 3। अब क्या जानते हैं, तो हमने आपको पीछे बताया था कि हम जानते हैं कि एमीटर धारा, जो एमीटर धारा है वह बेस धारा तथा कलेक्टर धारा के योग के बराबर होता था। तो कह सकते हैं आप कि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यहाँ देखिएगा आपका, जैसे आई बी को हम चाहते हैं तो आई बी कर सकते हैं कि आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी, पक्षांतर कर दिया है। डेल्टा के रूप में है तो दोनों तरफ अगर डेल्टा लिख दिया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। डेल्टा आई बी इक्वल टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। फायदा क्या होगा, यहाँ से हम डेल्टा आई बी का मान समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा आई बी, ये बी आपका जो है सफिक्स है, आई सफिक्स बी का मान कहाँ पे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ जाते हैं, क्या हो जाएगा समीकरण 3 से बीटा इक्वल टू अल्फा डेल्टा आई ई अपान डेल्टा आई बी के स्थान पे ये मान पुट करते हैं कि हो जाएगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। तो हो जाएगा डेल्टा आई ई, यहाँ डेल्टा को हम कॉमन कर लेंगे, डेल्टा आई ई, अब जिसको कॉमन करते हैं उससे डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो कटेगा है नहीं, तो हो जाएगा डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई। क्या होगा, डेल्टा आई से डेल्टा आई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा भाई, बचेगा क्या, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 अपान, अब यहाँ अल्फा इंटू 1 अपान डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई, और डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई का मान क्या होता है, तो अल्फा होता है। आप कह सकते हैं समीकरण 1 से डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई इक्वल टू अल्फा, अतः बीटा इक्वल टू अल्फा 1 अपान 1 माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। तो निकला क्या, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इस प्रकार से बीटा और अल्फा में संबंध निकल गया, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ये भी संबंध हो गया। अगर अल्फा का मान निकालना चाहते हैं तो इनको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये देखिएगा, इसी के आगे चलते हैं, फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो बीटा एक में करेंगे बीटा आएगा, अल्फा में करिएगा तो बीटा अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा का मान निकालना चाहते हैं तो अल्फा को चाहे इसको उधर ले चलिए, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अल्फा, इधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फा इसमें से आपका कॉमन हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस बीटा। अब अल्फा इक्वल टू ये इधर इतना पूरा ये गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा 1 प्लस बीटा। या कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो ये भी संबंध प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको बीटा और अल्फा में 2 संबंध बता दिए। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं यहाँ तक। अब इस पर आपका कुछ न्यूमेरिकल हो जाएगा तो उसको हम अगले वीडियो में देख सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इतना आस करते हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इतना करिएगा, इसको एक बार दो बार करिएगा, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।